नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात हो चुकी। राजनीति के और छोर का पता लगाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इसके एक सिरे से दूसरे तक पहुंचने की राह चुनौतियों से भरी होती है। इसलिए जब कोई बड़ा नेता बयान देता है तो उसके कई मतलब निकाले जाते हैं। बावजूद इसके सटीक अनुमान लगाने की गारंटी नहीं होती। सिर्फ बयान ही नहीं, कई बार खामोशी के पीछे भी खास संदेश छिपा होता है। निकाय चुनाव में जब अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से लेकर मेरठ और अलीगढ़ में रोड शो के काफिले को आगे बढ़ाया तो उनके गठबंधन के साझेदार जयंत चौधरी कहीं नहीं दिखे। सवाल उठे तो दोनों दलों ने इसको लेकर दलीलें दी। अब चुनाव नतीजे के बाद गठबंधन पर नई अटकलें तेज हैं। इसकी वजह राष्ट्रीय लोकदल की जाटलैंड में बड़ी कामयाबी है। पार्टी ने करीब 25 नगर निकायों पर कब्जा करके सपा की चुनौतियां बढ़ा दी। अब राष्ट्रीय लोकदल जोश से लबालब है। पार्टी के तेवर बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में उसकी दावेदारी बढ़ सकती है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ज्यादा सीटों की मांग की जा सकती है। हालांकि अब तक इस मुद्दे पर दोनों दलों के दिग्गजों ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की कांग्रेस से करीबी नए समीकरण की तरफ भी इशारा दे रही है। ये सपा की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि मामला केंद्र की राजनीति का है, जिसमें राष्ट्रीय दल के साथ खड़े होने का जयंत की पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। जयंत चौधरी का कांग्रेस की तरफ झुकाव भी किसी से छिपा नहीं है। राजस्थान में पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन भी है। ऐसे में अखिलेश यादव की अगुवाई वाले 2024 के गठबंधन की तस्वीर कैसी होगी, इस पर सस्पेंस गहरा गया है। आज मैं इस रहस्य की कई परतों को हटाने की कोशिश करूंगा और पर्दे के पीछे चल रहे रणनीतिक दांव का करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभे। अखिलेश और जयंत की गठबंधन फाइल्स में वक्त के साथ नए पन्ने जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के साथ आजाद समाज पार्टी के खुलकर खड़ा होने के बाद सपा की भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के करीबी बढ़ी। इसके बाद पश्चिमी यूपी में ओबीसी, दलित और मुस्लिम समीकरण की आहट तेज हो गई। गठबंधन के तमाम साझेदारों ने खतौली विधानसभा उपचुनाव में इसका सफल प्रयोग भी किया, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के संबंध अच्छे नहीं दिखे। दोनों दलों ने कई जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। चर्चाएं सरगर्म है। पूछा जा रहा है कि क्या 2024 में सपा राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में किसी और दल की एंट्री होगी। अब जयंत नहीं, अखिलेश के मोहताज। अलग लड़कर दिखा दी रालोद की सियासी औकात। क्या निकाय के नतीजे से बदलेगी गठबंधन की बिसात? राजनीतिक गठबंधन जब चुनाव आते हैं तो बहुत चर्चाएं होती हैं। ये 24 अभी दूर है, लेकिन जमीन पे कार्यकर्ता पूरी तरह मुस्तैद हो चुके हैं। पश्चिम के 25 नगर निकायों पर रालोद का परचम। जाटलैंड में जमकर दिखा जयंत का दम। समरसता अभियान की शुरुआत है। हर विधानसभा के गांवों में जाएंगे और सर्व समाज के बीच बैठ के उनकी तकलीफ और सरकार द्वारा किए वादे, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय जाट, दलित और मुस्लिम वोटों का नया समीकरण। समाजवादी पार्टी अपने आप में इतनी मजबूत है कि इनके बिना कोई समझौता नहीं, कोई गठबंधन नहीं। समाजवादी पार्टी ही अकेले अपने आप में सक्षम है। जहां समाजवादी पार्टी होगी वहीं गठबंधन होगा। 24 के मुकाबले में रालोद का राष्ट्रीय दांव। बदल सकती है गठबंधन राजनीति की राह। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब चुनाव आएंगे तो गठबंधन की बात करेंगे, नए नए गठबंधन के साथी ढूंढेंगे। चुनाव बीत जाएगा तो कहाँ चले जाएंगे जी? अब कहाँ चॉइस? आप पूछो जयंत चौधरी से कहाँ हो। अखिलेश जी को तो उनके साथी सब बताते हैं कि वो कहाँ रहते हैं चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। गठबंधन में साइलेंट ज्वार भाटा।
साथ लड़ने पर नया सन्नाटा। जयंत अखिलेश की गठबंधन फाइल्स। निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक साथ प्रचार नहीं किया। दोनों दलों के दिग्गज एक मंच पर नहीं आए। बावजूद इसके राष्ट्रीय लोकदल ने बेहतर प्रदर्शन किया। अब राष्ट्रीय लोकदल के खेमे में ऐसे संकेत आ रहे हैं कि पार्टी चुनावी कामयाबी के लिए सपा से गठबंधन की मोहताज नहीं। इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि निकाय चुनाव के नतीजे ने सपा राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में दूरियां बढ़ा दी हैं या फिर सब ठीक है। राजनीति की कहानी भी रहस्य और रोमांच से भरपूर है। अगले ही पल क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। किस मोड़ पर कौन साथ आ जाए और कौन पिछड़ जाए ये भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद जब अचानक राष्ट्रीय लोकदल का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा हुआ दिख रहा है तो ये सवाल भी सरगर्म है कि क्या अब रालोद के नेता बड़ी सियासी जीत के लिए अखिलेश यादव के मोहताज नहीं। ये सवाल इसलिए क्योंकि कई सीटों पर सपा से अलग चुनाव लड़ते हुए भी रालोद ने 25 नगर निकायों पर अपना परचम लहरा दिया। पार्टी के मौजूदा तेवर बताते हैं कि रालोद अब अपने गढ़ में खुद को छोटे भाई की भूमिका में देखा जाना पसंद नहीं कर रही। आम जनमानस में भावना है कि अगर हमारी बात कोई उठा सकता है तो आदरणीय जयंत चौधरी जी मुखरता से बात को उठा भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं। आम कार्यकर्ता की भावना को देखते हुए जयंत चौधरी जी ने पूरे निकाय चुनाव से अपने आप को किनारे रखा और कार्यकर्ताओं ने मजबूती से जमीन पर मेहनत कर कर किसान कमेरे वंचित बेरोजगार को एकजुट कर कर एक जबरदस्त उत्साह के साथ परिणामों में परिवर्तित किया है और जो परिणाम आए हैं वो सुखद हैं। अखिलेश और जयंत में यूं तो सियासी तौर पर सब कुछ ठीक है। सपा और रालोद की तरफ से अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि ये माना जाए कि 2024 को लेकर दोनों दलों के गठबंधन में कोई संदेह है। लेकिन रालोद के खेमे से आ रहे बयान अब नए संकेत भी दे रहे हैं। देखिए, अभी जो गठबंधन है वो सबके सामने है और जो 24 के नजदीक आते आते गठबंधन बड़ा स्वरूप लेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजनीति की बात है। हम कांग्रेस के साथ राजस्थान में फिलहाल गठबंधन में हैं, तो गठबंधन के बड़े नेता जैसा तय करेंगे वैसा आपके समक्ष सब स्पष्ट होगा। चर्चा का बाजार क्यों सरगर्म है अब ये समझिए। सपा से ज्यादातर जगहों पर गठबंधन ना होते हुए भी रालोद ने पश्चिमी यूपी में निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। सपा का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। सपा से भले ही रालोद की दूरी दिखी हो, लेकिन आजाद समाज पार्टी से करीबी बढ़ती दिखी। ऐसी चर्चा तेज रही है कि जयंत चौधरी राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग नहीं रहना चाहते। ऐसा तभी मुमकिन है जब रालोद किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के करीब रहे। अगर कांग्रेस के साथ जयंत चौधरी के रिश्तों की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल को तपस्वी बताकर जयंत चौधरी ने अपने मन की बात साफ कर दी थी। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के भी कांग्रेस नेताओं से अच्छे संबंध हैं। अब सवाल है कि क्या जयंत चौधरी कांग्रेस के करीब जाने की तैयारी में है या फिर जयंत चाहते हैं कि सपा, रालोद और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन में 2024 में कांग्रेस भी शामिल हो। तो स्थानीय निकाय चुनाव था, इसमें तो कोई गठबंधन है या ना फ्री छोड़ दिया था। हम लोगों ने बहुत सारे वार्ड फ्री छोड़ दिए थे कि सब लड़ो इसमें। आरएलडी से हमारा समझौता है, गठबंधन है और ये राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा और समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है बीजेपी को हराने के लिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रही कांग्रेस और उसका सवाल बीएसपी का, इनसे पहले समझौता कर हमने देख लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तय करेंगे। अखिलेश और जयंत की दोस्ती का आधार क्या था? आधार था कि पूर्वांचल में यादव प्लस मुस्लिम और पश्चिम में जाट प्लस मुस्लिम। अगर मुस्लिम नहीं रहेंगे अखिलेश पे, तो अगर जयंत की जगह देखें तो उनको अखिलेश से दोस्ती का लाभ क्या होगा? तो डेफिनेट है कि एक तो दिलों की दूरियां बढ़ी, दूसरे अगर उनका वोट बैंक छिटकता है जिसे परंपरागत वोट बैंक माना गया अखिलेश का, तो दोनों की दोस्ती में जो लाभ हानि की बैलेंस शीट है वो गड़बड़ा गई है। और जब वो बैलेंस शीट गड़बड़ा जाती है तो फिर बड़े बड़े रिश्ते, अच्छे रिश्ते और दोस्तियाँ टूटने की तरफ बढ़ती हैं। ये तमाम चर्चा अभी सियासी हवा में तैर रही है
पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन निकाय चुनाव के बाद जिस तरह अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया, उसके बाद कई तरह की बातें कही जा रही हैं। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि जहां जो विपक्षी दल मजबूत है वहां कांग्रेस उसका समर्थन करे, बदले में जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां हम उसका समर्थन करेंगे। इस पर अखिलेश यादव ने भी हामी भरी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अखिलेश के इसी बयान के बाद अब जयंत की प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है। चर्चा तो ये भी है कि मुमकिन है कि अखिलेश ने जयंत का मन टटोलने के बाद कांग्रेस पर ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया हो। हालांकि इस पर सस्पेंस तब तक बना रहेगा जब तक खुद जयंत चौधरी 24 के गठबंधन की भावी तस्वीर पर खुलकर कुछ नहीं कहते। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव में करारी हार पर आज अखिलेश यादव ने अपने नेताओं के साथ मंथन किया, संगठन के दिग्गजों के साथ चुनावी गलतियों पर बात की। इस बैठक में भी अखिलेश यादव ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप दोहराया, साथ ही निर्वाचन आयोग की भूमिका को सवालों के बीच खड़ा किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन ने भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम किया, जिसका जवाब यूपी की जनता 2024 के चुनाव में देगी। सपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। 24 के चुनाव में सपा की रणनीति क्या होगी, इस पर अभी पूर्ण विराम लगना बाकी है, क्योंकि अखिलेश जहां कांग्रेस के लिए कई मौकों पर नरम दिखाई दे चुके हैं, तो वहीं पश्चिमी यूपी में जयंत के साथ उनकी दूरियां कई कहानी बयां करती है। इस बीच निकाय चुनाव में हार के बाद पहली बार सपा दफ्तर में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में गोरखपुर के सभी पार्टी पदाधिकारी रिपोर्ट के साथ पहुंचे। गोरखपुर से मेयर पद का चुनाव हार चुकी काजल निषाद के साथ साथ पालिका और पंचायत चुनाव से जुड़े नेता और प्रभारी भी पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। बैठक में निकाय में हार पर मंथन हुआ और 24 की तैयारी पर चर्चा हुई। निकाय चुनाव में हार के बाद समीक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहां पहुंच गए और आज गोरखपुर और लखनऊ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर जा रहे हैं। गोरखपुर के लोगों को बुलाया गया है। यहां पर काजल निषाद पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा अयोध्या से पवन पांडे भी मौजूद हैं। तमाम लखनऊ के पदाधिकारी भी भीतर आ चुके हैं। निकाय चुनाव की हार को लेकर समीक्षा की जाएगी, कहां पर कमी रह गई। सबसे खास बात यह है कि जो 17 महापौर की सीटें थीं वो हारने के साथ ही कई पालिका और पंचायत के अध्यक्षों की सीटों पर भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी की मीटिंग में एक बड़ा मुद्दा निष्पक्ष चुनाव को लेकर भी रहा, क्योंकि पार्टी के कई नेता सरकारी तंत्र को निशाना बना रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने भी सरकारी तंत्र के इस्तेमाल के चुभने वाले आरोप लगाए थे। अब सवाल ये है कि जब सरकारी तंत्र के इस्तेमाल से ही सपा हारी, तो फिर समीक्षा किस बात की हो रही है। सपा की इस बैठक में लखनऊ और गोरखपुर समेत कई जिलों के विधायक पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने 1.5 घंटे तक विधायकों के साथ मंथन किया। जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं उसकी समीक्षा के बारे में विधायक लोग पूरी बात लिख करके देंगे। और तीसरी बात यह है कि 2024 की चुनाव की तैयारी में बहुत तेजी के साथ लगना है। समाजवादी पार्टी के हारे हुए कई प्रत्याशी अभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप सरकार की नीयत पर है। काजल निषाद ने तो अपनी हार को कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। काजल निषाद ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और सबूतों के साथ फैसले को चुनौती देने की बात कही। मैं कैसे मान लूं कि ये भी खरीदे हुए नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि शुरू से जो काउंटिंग चल रही थी वो उनके मुताबिक नहीं चल रही थी? वो जनता ने जो वोट दिया वही वोट है। देखिए, जनता अगर मुझे फल देती है, उसमें जनता मुझे कम फल देती है तो मुझे मंजूर है। मेरे सर आंखों पर है। मैं दोबारा मेहनत करके जनता का प्यार हासिल करूंगी, उनके दिल में जगह बनाऊंगी। लेकिन जनता ने नहीं 3-5 किया, 3-5 सरकार ने किया, वो मुझे कतई मंजूर नहीं है और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। क्या करेंगी अब आप आगे?
मैं कोर्ट जाऊंगी भाई, मेरे पास प्रूफ है सारा, मेरे पास वो सारे सर्टिफिकेट और सारे पेपर्स है वो कि जिसमें वो 3-5 किया गया इतने बजे और इस राउंड पे। चुनाव में हार जीत जनता के हाथ की चाबी है, लेकिन समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव हारती है उसके निशाने पर सरकारी सिस्टम आता है। फिर चाहे उपचुनाव की बात रही हो, विधानसभा चुनाव की बात रही हो या फिर निकाय चुनाव की बात, हर नई हार के साथ सपा के खेमे में समीक्षा कम, सियासत ज्यादा दिखाई देती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा राह के हर मुश्किल को दूर करना चाहती है। इस वक्त पार्टी संगठन के दिग्गज निकाय चुनाव की समीक्षा में उन जिलों की खास पड़ताल कर रहे हैं जहां बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसमें राज्य के हर हिस्से के इलाके शामिल हैं। कई केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसदों और राज्य सरकार के मंत्रियों के क्षेत्र में भी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। यूपी में भाजपा भले ही निकाय चुनाव में सबसे आगे रही हो, भले ही विरोधियों पर नतीजे के अंतिम आंकड़ों में भारी पड़ी हो, लेकिन इस नतीजे का एक दूसरा पहलू भी है जो पार्टी के संगठन के दिग्गजों को चुभने वाला है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि 2 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा सांसदों के प्रभाव वाले इलाकों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए भी जो दिग्गज नेता अपनी कोशिशों से पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं बना सके, जो सांसद अपने ही क्षेत्र में बेहतर चुनावी प्रदर्शन के लक्ष्य को भेद नहीं पाए, उन्हें क्या संदेश दिया जाएगा? अब जीत के साथ हार के पहलू को भी समझिए। भाजपा ने 17 में से 17 नगर निगमों पर जीत हासिल की, यानी 100 में 100% लक्ष्य हासिल किया। कुल 199 नगर पालिका परिषद में से 89 पर भाजपा जीती, 110 पर हार गई, यानी पार्टी सिर्फ 45% सीटें जीत पाई और 55% पर हार हो गई। 544 नगर पंचायतों में से भाजपा ने 191 में अपना परचम लहराया, लेकिन 353 नगर पंचायतों में हार गई। इसका मतलब सिर्फ 35% नगर पंचायतों पर ही भाजपा ने कब्जा जमाया और 65% नगर पंचायतों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। यही वो आंकड़ा है जिसने भाजपा के खेमे में नया अलार्म बजा दिया है। ये अलार्म 2024 को लेकर है, जिसमें पार्टी का मिशन 80 में से 80 सीटें जीतने का है। लेकिन अगर शहर की सरकार के मुकाबले में ही पार्टी 100 में से सिर्फ नगर पालिका की 45% और नगर पंचायतों की 35% सीटें ही जीत पाए, तो फिर जिम्मेदार लोगों पर सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि पार्टी के नेता इस पर सीधे सीधे कुछ नहीं कह रहे। बिल्कुल, बहुत सारी सीटें ऐसी रही हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को और काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको मालूम है कि जितनी बड़ी संख्या में इस बार भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें जीती हैं, उतनी बड़ी संख्या में पहले कभी नहीं जीती हैं। लेकिन कुछ जगह अभी ऐसी रही हैं जहां पे हमारी पार्टी को काम करना है, हमारे कार्यकर्ताओं को काम करना है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सामाजिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को और कुछ काम करना बाकी होगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता, नगर पंचायत भी, नगर पालिका और नगर निगम, तीनों में हमने पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त किया है और ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लोगों ने जीती है। भाजपा के कई दिग्गज सांसद पार्टी के प्रत्याशी को जीत नहीं दिला पाए, तो कई सांसदों के करीबियों की बगावत ने पार्टी की फजीहत के साथ ही हार भी तय कर दी। कुछ जगहों पर ऐसी भी शिकायत है कि पार्टी सांसद ने बागियों की ही मदद कर डाली, तो कई जगहों पर ये डैमेज कंट्रोल में नाकाम साबित हुए। पार्टी के भीतर इन सभी बातों पर मंथन चल रहा है। ठीक है, चुनाव है तो चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है, पर अब उसको देखो तुलना होती है। पहले से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी पहले से बेहतर परिणाम है, पहले से बेहतर परसेंटेज है और पहले से ज़्यादा हमको वोट मिला है। और माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हमारे सत्येंद्र सिसोदिया जी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एक शानदार प्रदर्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी कार्यशाली, जनता में उनकी लोकप्रियता, जनता में उनके प्रति विश्वास, अब विश्वास है कि आने वाला समय, आने वाला लोकसभा का चुनाव जो सरकार का रास्ता तय करता है और उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सीटों में जीतेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कमजोर प्रदर्शन करने वाले सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों को क्या संदेश दिया जाएगा। आखिर नाकामी की जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के लिए चुभने वाली बात यह है कि उसके कई सांसदों के क्षेत्रों में पार्टी की हार हुई है।
करीब 1/4 सांसद ऐसे हैं जिनके इलाके में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। पूरब से लेकर पश्चिम तक कैसे भाजपा के लिए चुभने वाले आंकड़े सामने आए हैं, इसे आपको विस्तार से बताता हूं। जरा गौर से देखिए। महाराजगंज पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री भी हैं। 8 में से 5 नगर पंचायतों में हार हुई है महाराजगंज में। सभी 2 नगर पालिका परिषद पर हार का सामना पार्टी को करना पड़ा। आगे बढ़ते मुजफ्फरनगर, संजीव बलियान केंद्रीय मंत्री हैं। सभी 8 नगर पंचायतों में हार, 2 में से 1 नगर पालिका परिषद पर भाजपा की जीत हुई है सिर्फ। रायबरेली की बात करें, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है। 1 नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी हारी, 9 में से 5 नगर पंचायतों में हार हुई। आगे बढ़ते आजमगढ़, दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा सांसद हैं। सभी 3 नगर पालिका परिषद में हार हुई है आजमगढ़ में। यह अपने आप में हैरान करने वाली, चौंकाने वाली बात पार्टी के लिए, क्योंकि अभी कुछ ही अरसा पहले निरहुआ वहां से सांसद जीते हैं। राजेंद्र अग्रवाल हापुड़ की अगर बात करें, मेरठ से भाजपा सांसद हैं। हापुड़ सदर नगर पालिका सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। संत कबीर नगर, प्रवीण निषाद भाजपा के सांसद हैं। खलीलाबाद नगर पालिका परिषद में हार का सामना करना पड़ा। मगहर नगर पंचायत में भी हार। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं जो कई सवाल उठाते हैं। राजवीर सिंह भाजपा के सांसद हैं। 6 में से 5 नगर पंचायतों में हार, 4 नगर पालिकाओं में से 2 में हार हुई। बागपत की बात करें, डॉक्टर सतपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सभी 6 नगर पंचायतों में हार। बागपत वही इलाका है जिसे जाट लैंड की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 14 और 19 में भाजपा ने जिस तरह से वहां जीत दर्ज की थी, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त पैठ बनाई थी। लेकिन इस बार बागपत के जो नतीजे हैं वो सचमुच हैरान करने वाले हैं। और यहां से सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह पर जो कि वहां से सांसद है, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी इन तमाम सीटों को लेकर। लेकिन 3 नगर पालिका परिषद में सिर्फ 1 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है बागपत में। और सामने चुनाव है 2024 लोकसभा का। उन्नाव की बात करें, साक्षी महाराज भाजपा सांसद है। 16 में से 13 नगर पंचायतों में हार का सामना करना पड़ा। यह आंकड़ा भी बड़ा है, आप सोचिए 16 में से 13 में हार। 3 में से 2 नगर पालिका परिषद में हार का सामना पार्टी को करना पड़ा। इटावा, रामशंकर कठेरिया भाजपा के सांसद है इटावा से। सभी 3 नगर पालिका परिषद में हार, सभी 3 नगर पंचायतों में भी हार का सामना करना पड़ा। फर्रुखाबाद, मुकेश राजपूत भाजपा के सांसद है। 7 में से सिर्फ 5 नगर पंचायतों में हार, सभी 2 नगर पालिका परिषद में भी हार का सामना पार्टी को करना पड़ा। निकाय चुनाव में पश्चिमी यूपी के बागपत जिले में भाजपा को करारी हार से 2-4 होना पड़ा। यहां की 3 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में पार्टी सिर्फ 1 नगर पालिका की सीट जीत पाई। अब पार्टी के बागपत के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने कहा है कि नतीजे के आने वाले चुनाव से जुड़कर नहीं देखा जा सकता और भाजपा हार की वजहों की समीक्षा। देखिए, एक तो मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो ये जितने भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मोदी जी, योगी जी को वोट दिया, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कई बार नीचे के स्तर पर, जब मैं कहता हूँ हमारे जो नगर पंचायत है या नगर पालिका के स्तर पर, कई बार हमारे जो इलेक्शन हैं उनमें कई बार तो मैं तो इस मत का रहा हूँ कि हमारे नीचे के स्तर पर पार्टी को भी नहीं आना चाहिए जी। तो मुझे लगता है कुछ कई जगह ऐसा हुआ कि हमारी पार्टी के लोग जो हैं जगह जगह उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि कई लोग मांग रहे थे, वो बागी बन गए। कई जगह ऐसे वो हमारी पार्टी के लोग ही जीते हैं। एक तरफ यूपी का विपक्ष निकाय चुनाव के नतीजों को जमीनी हकीकत मानने से इनकार कर रहा है, तो भाजपा ने 24 के चुनाव में विरोधियों को पस्त करने वाली रणनीति पर काम तेज कर दिया है। निकाय चुनाव के नतीजे आने के 1 हफ्ते के भीतर ही पार्टी ने क्षेत्र स्तर पर मंथन की शुरुआत कर दी। आज पश्चिमी और काशी क्षेत्र में संगठन की बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव के नतीजों पर चर्चा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बात हुई। निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद भाजपा का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। 24 की तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय कार्य समिति ने मोर्चा संभाल लिया है और बुधवार से 3 दिन तक अलग अलग क्षेत्रों में बैठक की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के लिए सभी 6 क्षेत्रों में बैठक हो रही है। बुधवार को पश्चिम क्षेत्र में नोएडा में भूपेंद्र चौधरी ने बैठक की, वहीं काशी क्षेत्र की बैठक वाराणसी में
महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने की। 18 मई को ब्रज क्षेत्र की बैठक बरेली में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। 18 मई को ही गोरखपुर क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह करेंगे, जबकि 19 मई को कानपुर क्षेत्र की बैठक कानपुर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे और 19 मई को ही अवध क्षेत्र की बैठक महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लखनऊ में करेंगे। पर जो तमाम जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए मेयर हैं, वो सब इस मीटिंग में मौजूद हैं और अब महासंपर्क यानी कि अब 2024 के लक्ष्य को लेकर एक महासंपर्क करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को देखते हुए। कुल मिलाकर सभी नगर निगमों में चुनाव जीतने वाली भाजपा खुशियों की लहर पर सवार है। हालांकि फिर भी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव का रास्ता बहुत आसान नहीं है और ये बात पार्टी के नेता अच्छे से समझते हैं, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा को झटका लगा है। यही वजह है कि हर क्षेत्र में जमीनी स्तर की तैयारी तेज हो गई है। हम लोग सारी पूरी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हम लोगों ने किए हैं उन कामों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। तो हमारा पार्टी का जो जनता से संपर्क संवाद का कार्यक्रम है, मिलने का सबका पूरी पार्टी का, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे उस कार्यक्रम की रूपरेखा जो 1 महीने चलेगा, हम लोगों ने समाज के अलग अलग वर्गों के हिसाब से समाज के सब वर्गों में हम लोग जाएंगे और अपनी बात जो सरकार ने हमारे काम किए हैं पूरी रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। नोएडा की क्षेत्रीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश प्रभारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। संगठन के कई पदाधिकारियों के साथ ही सांसद और विधायक भी शामिल हुए। सब ने मिलकर निकाय चुनाव के परिणामों पर मंथन किया और पश्चिम में 24 की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस बैठक में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्य योजना तैयार की गई। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की संगठनात्मक तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश भर में पार्टी की तरफ से क्षेत्र से लेकर मंडल और जिला स्तरीय बैठक की जाएगी। निकाय चुनाव के नतीजों ने अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशान किया तो वो मायावती है, क्योंकि इस निकाय चुनाव में उनका मुस्लिम कार्ड बुरी तरह से फेल हुआ। मायावती ने 17 में से 11 नगर निगमों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन बसपा की रणनीति पूरी तरह फ्लॉप हुई। पार्टी के अंदर इस बात पर भी संग्राम छिड़ा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए तो इन जगहों पर बसपा के मुस्लिम नेता प्रचार करने के लिए क्यों नहीं गए। अब कल मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें हर मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। इससे पहले उन्होंने योगी सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। निकाय के नतीजों से नाखुश मायावती गुरुवार को समीक्षा बैठक करने वाली हैं। निकाय चुनाव में बसपा कहां चूक गई, जिन जगहों पर 2017 में जीत मिली थी वहां हार का मुंह क्यों देखना पड़ा और हाथी की मुस्लिम चाल क्यों फेल हो गई, इन तमाम मुद्दों पर मायावती मंथन करेंगी और हार की वजह तलाशेंगी। बसपा की इस बैठक में निकाय चुनाव की हार के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा होगी। यही वजह है कि इस बैठक का दायरा बहुत बड़ा है। मायावती ने सभी मंडल के प्रभारियों को बुलावा भेजा है। जिला अध्यक्षों के साथ साथ सभी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। निकाय चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर ही 24 की रूपरेखा तैयार होगी। सभी जिले, सभी विधानसभा सेक्टर और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए जाएंगे। जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, इस पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो समीक्षा है, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है, उसके आधार पर आगे जो 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है उसके बारे में माननीय बहन जी हम सभी लोगों को निर्देश देंगी, जिसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी को पूरे जिले और विधानसभा और सेक्टर और बूथ तक मजबूत करने के लिए जो निर्देश मिलेंगे हम लोग उसी के आधार पर काम करेंगे। गुरुवार को बसपा की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले मायावती ने बुधवार को एक ट्वीट कर ये बता दिया कि बैठक में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, सत्ताधारी पार्टी द्वारा जन विरोधी नीतियों, गलत कार्यकलापों आदि कमियों का चुनाव पर प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इनका द्वेषपूर्ण दमनकारी व्यवहार एवं धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अति गंभीर व अति चिंताजनक, जो लोकतंत्र के लिए घातक है।
कि साफ जाहिर होता है कि जहां ईवीएम से चुनाव होता है वहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छा रिजल्ट करती है, और जहां बैलेट से चुनाव होता है वहां तीसरे चौथे नंबर पर जाती है। और बहुजन समाज पार्टी ने नगर निगम के चुनाव में भी और नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसमें जनता बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति है, उससे प्रभावित होकर जनता ने बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी को वोट किया है। यानी जिस तरह का आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, उसी तरह का आरोप मायावती भी लगा रही हैं। मायावती ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इन घोर जन विरोधी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने हेतु ठोस रणनीति बनाकर उसके हिसाब से आगे, खासकर लोकसभा आम चुनाव के लिए अभी से ही तैयारी में जुट जाने के लिए यूपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, मंडल व जिला अध्यक्षों आदि की लखनऊ में कल विशेष बैठक। तो जो विरोधी पार्टियां हैं, साम दाम दंड भेद पूंजी के बल पे और हथकंडे अपना के बहुजन समाज पार्टी के साथ जो षड्यंत्र करती हैं, वो षड्यंत्रों से माननीय बहन कुमारी मायावती जी हम लोगों को आगाह करती रहती हैं। और कल की बैठक में उन बारीकियों को माननीय बहन जी हम लोगों को बताएंगी, और आगे के निर्देशों के आधार पर हम लोग बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में खास तौर से जहां हम लोग देख रहे हैं कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाने के लिए काम करें। यूपी की सियासत में ये सवाल हर वक्त ताजा रहता है कि अगर मायावती मजबूत हो गईं तो किसका फायदा और किसका नुकसान होगा। गुरुवार को बसपा की होने वाली बैठक पर सपा भी उन्हें मुफ्त की सलाह दे रही है। अच्छी बात है, बैठक करे। मैं तो चाहती हूँ आए, लड़े, बोलना चाहिए। बहुत चीज़ें वो नहीं बोलती हैं, बोलना चाहिए। लखनऊ की बात करूँ तो सुंदर इन्होंने लखनऊ को बना दिया, योगदान तो है उनका, है अखिलेश यादव जी का है। बोलना चाहिए, आना चाहिए, लड़ना चाहिए फ्रंट पे। 2007 के बाद से ही बसपा लगातार कमजोर होती जा रही है। 2014 के बाद से बसपा की कमजोरी में और ज्यादा इजाफा हुआ, और जब 2017 में यूपी में भाजपा सरकार आई तो बसपा विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई, क्योंकि विधानसभा में अब पार्टी का सिर्फ एक ही विधायक बचा है और निकाय चुनाव में मेयर की संख्या 2 से घटकर 0 हो गई है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ विवेक त्रिपाठी। बाद विधान परिषद के नए संग्राम की विधान परिषद की खाली हुई 2 सीटों के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। भाजपा ने दोनों सीटों के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि संख्या बल कम होने के बावजूद सपा इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने उतरेगी। आंकड़ों को देखकर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए जीत की मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में एक बार फिर चुनावी माहौल तैयार हो गया है। इस बार बारी है एमएलसी उपचुनाव की, जिसमें भाजपा के साथ साथ सपा ने भी अपना दावा ठोक दिया है। दरअसल एमएलसी की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए 18 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि 29 मई को मतदान होना है। उसी दिन मतगणना होगी। भाजपा ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के दोनों प्रत्याशी पार्टी के यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की थीं, भारतीय जनता पार्टी की रहेंगी। एक माननीय लक्ष्मण आचार्य जी राज्यपाल हो गए, उस वजह से खाली हुई है। दूसरी हमारी बनवारी लाल दोहरे जी स्वर्गवासी हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2 घोषित हो चुके हैं। वो दोनों प्रत्याशी एमएलसी बनेंगे, और इसमें विपक्ष के पास कहीं कोई गुंजाइश है नहीं। हमारे पास पूर्ण बहुमत है और अलग अलग दोनों के लिए चुनाव होना है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए कोई एक सीट भी नहीं बनती है। विधायकों की संख्या को देखा जाए तो भाजपा के लिए जीत का रास्ता आसान नजर आ रहा है, क्योंकि इस उपचुनाव में उम्मीदवारों की जीत बहुमत के आधार पर ही तय की जाएगी। विधानसभा में कुल 403 विधायक हैं। विधायकों के वोट से जिसे बहुमत मिलेगा वो विजयी होगा। भाजपा गठबंधन के अभी 274 विधायक हैं, जिसमें भाजपा के 255, अपना दल एस के 13 और निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं। सुभाषपा के विधायकों पर भी सबकी नजर होगी। अब्बास अंसारी को छोड़ दें तो सुभाषपा के पास अभी 5 विधायक हैं। वहीं राजा भैया की जनसत्ता पार्टी के भी 2 विधायक हैं। अगर ये सभी भाजपा के साथ जाते हैं तो भाजपा के पास संख्या बल 281 हो जाएगा। इस तरह भाजपा अपने 2 उम्मीदवारों के लिए 140 वोटों का डिवीजन करा सकती है।
बड़ी बात तो यह है कि सपा भी इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। समाजवादी पार्टी के इस वक्त विधानसभा में 109 सदस्य हैं। 9 उसके सहयोगी रालोद के विधायक हैं। इस तरह इनकी कुल संख्या 118 है। अगर इसमें कांग्रेस के भी 2 विधायकों को जोड़ दें तो कुल संख्या 120 हो जाती है। ऐसे में सपा के अगर 2 प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो उनके वोटों की संख्या 60-60 ही होगी। ऐसे में बहुमत के आधार पर विजेता घोषित किए जाएंगे। 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों के नाम का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है, वो निर्णय करेंगे और प्रस्ताव के फार्म पर जो है वो हम लोगों ने साइन कर दिए हैं। जिसके पास क्षमता हो विधानसभा में उस हिसाब से प्रत्याशी उतारे जाएं। अब तक तो यही रहा किया है, लेकिन अगर फिर भी वो उतारते हैं तो अब स्वागत है। जैसे पिछली बार उन्होंने उतारा तो था प्रत्याशी, लेकिन उसकी एज ही नहीं देख पाए। 30 साल होनी चाहिए, 27 साल कैंडिडेट उतार दिया। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि कोई कैंडिडेट उतारेंगे जो कि 25 साल से भी कम होगा। सबको इस बात का इंतजार है कि भाजपा के सामने सपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और जो भी सपा का प्रत्याशी होगा क्या वो जीत दर्ज कर पाएगा, क्योंकि किसी भी गणित से सपा उम्मीदवार की जीत नजर नहीं आती। ऐसे में अगर सपा प्रत्याशी की हार होती है तो अखिलेश किसे जिम्मेदार बताएंगे, इसका इंतजार है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज ग्रेटर नोएडा से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पुलिस ने 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। यूपी के लिहाज से यह ऐतिहासिक कार्रवाई है, क्योंकि इससे पहले एक बार में कभी इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप बरामद नहीं हुई। इस मामले में इंटरनेशनल गिरोह की बात सामने आ रही है, जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो भी अफ्रीकन मूल के नागरिक हैं और ग्रेटर नोएडा में रहकर नशे की फैक्ट्री चला रहे थे। बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले ही सीएम योगी ने ड्रग्स माफिया पर एक्शन के निर्देश दिए थे और सीएम के निर्देश के 24 घंटे के भीतर गौतम बुद्ध नगर में बड़ी कार्रवाई हो गई। ये यूपी के इतिहास में पहली बार है जब 300 करोड़ की ड्रग्स एक साथ बरामद की गई है। यूपी पुलिस ने जैसे ही 300 करोड़ की ड्रग्स का भंडाफोड़ किया, लखनऊ तक हड़कंप मच गया। सवाल ये उठा कि आखिर यूपी की नसों में ड्रग्स सप्लाई करने का सिंडिकेट कितना बड़ा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की स्वाट टीम, एसओजी टीम और ग्रेटर नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम ने 300 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जब ड्रग्स कारोबार का पूरा खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। कमर्शियल अंदाज में और जिस पैमाने पर इनके द्वारा उस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग 3 मंजिला मकान में किया जा रहा था, उससे ये पता चलता है कि ये सिद्धस्त थे। उसमें बहुत सारा, अगर आप उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के पीछे जाएंगे तो इट्स नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर विद द सही केमिकल। जो अभी तक हमने प्राइमा फेसी टेस्ट कराया है, डेट इज़ जो मेथ रिकवरी हुई है वो हाईएस्ट यानी प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ की रिकवरी हुई है। और इस प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ की मैन्युफैक्चरिंग बिना ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए, बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, बिना लंबे अनुभव के मैन्युफैक्चर किया जाना संभव नहीं। ड्रग्स का ये डरावना कारोबार ग्रेटर नोएडा के एक मकान में चल रहा था। इस कारोबार को इंटरनेशनल गैंग अंजाम दे रहा था। पुलिस ने अफ्रीकी मूल के 9 नागरिकों को पकड़ा है। यहीं से विदेशों में ड्रग्स सप्लाई की जाती थी। नागरिक हैं, इसलिए कंसर्न्ड एम्बेसी को भी इन्फॉर्म किया गया है और इनके देश से भी इनकी सूचनाएं एकत्र की जाए। फिलहाल किसी साइंटिस्ट का नाम या किसी केमिस्ट का नाम इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन जो कमर्शियल पैमाने पर इनका प्रोडक्शन है उसको लेकर इसकी संभावना भी टटोली जा रही है। इस पर भी हमारी बहुत गोपनीय, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा बहुत गोपनीय रूप से इस नेटवर्क को, आप भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को लंबे कैचमेंट के साथ पकड़ा जाना मुश्किल काम होता है। बहुत लंबी अवधि के धैर्य से काम करने के परिणाम स्वरूप इतनी अधिक मात्रा में और इस चलती हुई लैब को हमने रिकवर आज किया। बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब एक दिन पहले ही सीएम योगी ने ड्रग्स माफिया पर कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया था। सीएम योगी ने कहा था कि ड्रग्स माफिया समाज के दुश्मन हैं, पूरे नेटवर्क का खात्मा हो, ड्रग्स के खिलाफ अभियान को तेजी दी जाए, जो भी इसमें संलिप्त मिले उसकी कुर्की हो। सीएम ने एनडीपीएस मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की भी बात कही। इसके लिए विशेष न्यायालय बनाने का भी वादा किया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे और बुधवार को ही ग्रेटर नोएडा में 300 करोड़ के ड्रग्स पर एक्शन हो गया। पहली बार पुलिस ने न केवल ड्रग्स बल्कि इसे बनाने
और रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही लेबोरेटरी को भी पकड़ा है। बीटा 2 पुलिस ने ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। लगभग 200 करोड़ का ड्रग्स और 100 करोड़ का रॉ मटेरियल ड्रग्स बनाने का बरामद किया है। हम तस्वीरों में दिखाएंगे, ये वही सामान है, केमिकल है, जिससे जो है ड्रग्स बनाने का जो काम किया जा रहा था। बता दें कि जो ये फैक्ट्री जो थी एक रेजिडेंशियल सेक्टर में चल रही थी। इसी रॉ मटेरियल से जो है पूरा कारोबार उस सेक्टर में चल रहा था। बाबा बागेश्वर के नाम पर यूपी में भी सियासत गरमा गई है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहे बाबा बागेश्वर इस वक्त बिहार में हनुमंत कथा कह रहे हैं। बाबा के कार्यक्रम में भाजपा के नेता आरती उतारने नजर आए तो राष्ट्रीय जनता दल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब यूपी में भी बाबा के विरोध की सियासी हवा बहने लगी है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर बाबा बागेश्वर राज्य में हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर आए तो उनका विरोध किया जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे ओ साधु जी, बाबा कौन बाबा? बागेश्वर धाम। किस बाबा की बात करते हो? बागेश्वर धाम। अच्छा, बिहार में भी राम के दीवाने हैं क्या? 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे। उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बागेश्वर बाबा अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा लेकर यूपी आए तो समाजवादी पार्टी उनका विरोध करेगी। सपा ने कर दिया है इसका खुला ऐलान। समाजवादी पार्टी इस देश के और प्रदेश के जो सामाजिक ताना बाना है, राजनीतिक ताना बाना है, आर्थिक ताना बाना है, अगर इसको कोई बिगाड़ेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये हैं सुनील सिंह साजन, सपा के प्रवक्ता हैं, पहले एमएलसी भी रह चुके हैं, अखिलेश यादव के करीबियों में एक हैं। एबीपी से बात करते हुए सुनील सिंह साजन ने खुला ऐलान किया कि अगर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूपी में अपने बिहार दौरे वाला एजेंडा लेकर पहुंचे तो यहां उनका समाजवादी पार्टी विरोध करेगी। धर्म विशेष के खिलाफ आप अफवाह फैला रहे हैं तब जब आपके खुद के रिश्तेदार उसी धर्म के लोग हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार मुस्लिम नहीं है क्या? बताएं धीरेन्द्र शास्त्री, या तो वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं या अपने भक्तों के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर एक ही बात है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान चला रहे कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों पटना के नौबतपुर में प्रवचन कर रहे हैं। बिहार दौरे पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाला बयान देने के बाद शास्त्री को राष्ट्रीय जनता दल का विरोध झेलना पड़ रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने तो उन्हें संभल कर बोलने का अल्टीमेटम भी दे डाला था। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। भले ही नीतीश सरकार के मंत्री ने बाबा बागेश्वर का विरोध किया हो, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें पूरी सुरक्षा देने की बात कही। अब विरोध की ये लहर यूपी तक पहुंच गई है। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने मुख्तार अंसारी को हत्या की कोशिश के एक मामले से बरी कर दिया। इस मामले में 6 मई को ही बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 17 मई की तारीख निर्धारित की थी और आज कोर्ट ने मुख्तार को इस मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया। हालांकि मुख्तार के लिए चुभने वाली बात यह है कि वो अभी भी जेल की सलाखों में ही रहेगा। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 14 साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया है। साल 2009 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। 2009 में मीर हसन ने हमले का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी मामले में विवेचना के दौरान मुख्तार अंसारी को 120B का मुलजिम बनाया गया था। मुख्तार से पहले इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव भी बरी हो चुका है। सोनू यादव को मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता है। अब इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को भी दोष मुक्त करार दिया है। हालांकि इस मामले में राहत के बावजूद मुख्तार का अभी जेल से निकलना संभव नहीं।
इनके मामले में बाद में चार्ज बना और एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में इनका संपूर्ण ट्रायल हुआ था और यहाँ पर 313 बनाकर निर्णय किया गया। निर्णय में इनको दोष मुक्ति प्रदान की गई, क्योंकि पहले से हो चुका था, इसलिए इनको भी यही ग्राउंड पर। जी। उधर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में भी सुनवाई पूरी कर ली है। मुख्तार अंसारी ने अपना पक्ष रख दिया है। 20 मई को गैंगस्टर मामले में भी फैसला आने वाला है। बता दे कि गाजीपुर के इसी एमपी एमएलए कोर्ट ने लगातार पिछले 2 बार से गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10-10 साल की सजा दी थी, लेकिन इस बार दोष मुक्त कर दिया है, जो राहत भरी खबर है। जिस गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को 2009 के मामले में राहत मिली, उसी कोर्ट से मुख्तार को 2 मामलों में सजा भी मिल चुकी है। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।